नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल ऑफ रिटेलिएशन। मलिया रोजी ने लिखा है। ये बड़ी मतलब कह लें एक रिनोन्ड हस्ती हैं पाकिस्तान की। इन्होंने लिखा है एम्बेसडर रही हैं मतलब यूएन के यूएसए में और यूके में भी। तो एक डीप इंसाइट है इनका। जो अभी ग्लोबल चैलेंजेस हैं ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स उनके ऊपर एक डीप इंसाइट रखती हैं ये। तो इन्होंने ये लिखा है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इसराइल और ईरान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रिएक्शन दिया है और इस कन्फ्लिक्ट का फ्यूचर हमें क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है ये अभी तक इसका ख़तरा एक मंडला रहा है कि एक बड़े कन्फ्लिक्ट का एक मतलब एक रूप धार लेगा। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? इसराइल ने अटैक किया था। अटैक किया गया था एम्बेसी के ऊपर, कॉन्सुलेट के ऊपर जो था इनका इसमें इजिप्ट में। अटैक की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे उनके साथ जो थे ऑफिशियल्स वो मारे गए, जिसमें उनका एक लीडिंग कमांडर भी था ईरान का। तो ईरान ने रिटेलिएशन के तौर पे एक वसी पैमाने पर जो है ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक जो है वो इसराइल की टेरिटरी के अंदर लॉन्च कर दिया। ये एक मतलब वसी पैमाने पर बड़ा मिसाइल अटैक था और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जो ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन पे अटैक किया था। इसमें कोई कैजुअलिटीज़ तो नहीं हुई, मतलब कोई डेथ्स नहीं, किसी की कोई इतना खास नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ऑफिशियल के मुताबिक वो इन्होंने सिर्फ ये डिज़ाइन इसलिए किया था कि वो कोई डैमेज नहीं करना चाह रहे थे, वो सिर्फ इसराइल को मैसेज देना चाह रहे थे कि वो अगर ईरान के साथ ईरान की रेड लाइंस को क्रॉस करेंगे तो उनको क्या इसके नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिस्पॉन्स में जो इसराइल ने फिर उनके ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक किया उसके मिलिट्री टारगेट इस्फान में। इस्फान में उनके न्यूक्लियर कहा जाता है कि न्यूक्लियर उनकी जो हैं इंस्टॉलमेंट्स भी वो भी ईरान के मौजूद हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई डैमेज नहीं किया। ईरानियन ऑफिशियल के मुताबिक एक फेल्ड अटैक था। 3 ड्रोन थे जो रास्ते में उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, उनको गिरा दिया था। तो ये उनका इंडिकेशन था कि ईरान का कि वो आगे कोई मजीद रिटेलिएटरी एक्शन कोई वो नहीं करना चाह रहे हैं। इन अटैक्स के पीछे रीज़न जो बेसिकली वजह क्या बनी है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि दोनों कंट्री जो हैं दुश्मन मुल्क जो हैं आपस में, ये इनका फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आए हैं। इससे पहले ये एक कोवर्ट कन्फ्लिक्ट में चल रहे थे, मतलब साजिशी तौर पे खुलम खुला तो काम नहीं था। तो इस तरह से चल रहे थे कि किसी को मतलब इनके बारे में इतना खास समझ नहीं आ रही थी, किसी को पता नहीं चलता था। मतलब कोवर्ट कहते हैं खुफिया तौर पे ना वो ये काम चल रहे थे इस तरह के। मिसाल के तौर पर इसराइल की तरफ से ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल करना, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे ईरानी जो एसेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना, सबोटेज करना, ये भी काम चल रहा था। ईरान क्या कर रहा था कि ईरान बैक जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे वो मुख्तलिफ जगहों से इसराइल के बॉर्डर पे क्रॉस द बॉर्डर उनके वो जो हैं रॉकेट्स फायर कर रहे थे। तो दोनों में क्वालिटी तो नहीं है, कब बंदे मारना और रॉकेट फायर करना जिससे कोई नुकसान हो बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ईरानी जो हैं बैक मिलिटेंट ग्रुप्स वो इस तरह कर रहे थे। लेकिन अभी जो जिस तरह हुआ है ये, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि उन्होंने जो एक दूसरे की रेड लाइंस क्रॉस किया है, मतलब उनके टेरिटरीज के अंदर उनको अटैक किया गया है। तो ये एक रेड लाइन क्रॉस करके ये दोनों कंट्रीज की फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है। इसका जो मेन एम जो ईरानी रिटेलिएशन या रिटेलिएटरी एक्शन का जो मेन एम नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि वो ईरान को इसराइल को फिर इसराइल को मजीद अटैक से और जो ईरान के अंदर और ईरान से जो बाहर जो उनके एसेट्स हैं उनसे उन पर अटैक करने को या रोकने के लिए उन्होंने ये एक डेटरेंस के तौर पर उन्होंने काम किया कि मतलब वो डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, रुकावट क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि नेक्स्ट टाइम ईरान जो है इसराइल जो है वो ना करें। इससे पहले ईरान ने कभी उनका डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, इस ईरानियन जो है सरजमीन से कभी उन्होंने डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया इस तरह के किसी भी एक्शन के खिलाफ। तो जी इस तरह का जो भी ये सिचुएशन सामने आई है, तो ईरान के बारे में इसराइल के बारे में जो मतलब एक माइंडसेट बना हुआ था लोगों के दिमाग में कि ये एक बहुत पावरफुल कंट्री जिस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, तो वो ये इक्वेशन जो है अभी ये चेंज हो गई है। और ख़ुद इसका इसराइली जो अपोजिशन है उसने खुद अपोजिशन लीडर ने ये खुद क्लेम किया है कि उनकी जो कंट्री की डेटर पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा से नुकसान उसको पहुँच चुका है। तो इसलिए उन्होंने इसको रिस्टोर करने के लिए, डेटर्स को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने ईरान पे काउंटर स्ट्राइक किया था। अच्छा, इस पर रिएक्शन क्या आया था यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का? तो हमेशा की तरह जो है ईरान के असाल्ट को इसराइल पे वो कंडेम किया गया था वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस ने।
लेकिन अब देखा जाए तो यही तो एक बयास इनके माइंड सेट है वेस्टर्न और यूएस का, कि वो मतलब जो अभी अटैक किया गया उसके ऊपर क्या कहते हैं कॉन्सुलेट के ऊपर, तो वो वायना कन्वेंशन की भी और इंटरनेशनल लॉज की एक वाजह खिलाफ वर्जी थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई जो है वो कमेंट पास नहीं किए थे कि ये उन्होंने इसको डिनोस नहीं किया। लेकिन इस सब का जो मकसद था, सारी मजम्मत जो ईरान की गई है, इसका बेसिक मकसद जो नज़र ये आ रहा है कि वो इस तरह के मजीद जो एक्शन हो रहे हैं और जो फुल फ्लेज वार की शक्ल में अख्तियार कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए वो इस तरह से सारा काम वो कर रहे हैं, ईरान की मजम्मत कर रहे हैं, ताकि इसको मजीद आगे काम मामले को मजीद बढ़ने से जो है रोका जा सके। तो ईरान ने अगर अगर थ्रेट किया है कि अगर फर्ज करें अगर दोबारा से कोई इसराइल इस तरह का अटैक करता है इसराइल सरजमीन के अंदर उनकी, तो वो उसके खिलाफ एक सख्त जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। ये बड़ी हैरान कौन एक और हॉरिबल सिचुएशन बनी हुई है कि कोई भी कंट्री जो है वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और बल्कि अभी इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं इवन के ईरान के इसराइल के अपने एलिज की तरफ से इस तरह की आवाज़ उठ रही हैं कि तेल अवीव को इसराइल को इससे रोका जाए अगर मजीद हालात ख़राब करने से। तो सबसे जो सिग्निफिकेंट बात इसकी है ये सामने आई है कि जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने खुद इसको यूएसए ने खुद भी इसको इस सारे मामले से रोकने की कोशिश की है, और इसराइली प्राइम मिनिस्टर को ये एक क्लियर नोटिस वाज़ह नोटिस दिया है कि अगर वो किसी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में जाते हैं तो यूएस उनका साथ शामिल नहीं होगा, उसके साथ हिस्सा नहीं बनेगा। अरब जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी एक सिग्नल दिया है कि वो जो यूएस की मिलिट्री बेसेस हैं उनके अंदर उनके कंट्रीज़ के अंदर जिनके साइल के अंदर वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो भी, और पब्लिक ओपिनियन भी अमेरिका में यही है कि वो किसी भी रीजनल वार में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब अमेरिकन जो हैं वो किसी भी फॉरेन वार में शामिल नहीं होना चाह रहे। ये भी है कि वो यूक्रेन के लिए भी कोई किसी किस्म का ज़्यादा जो है इंटरेस्ट वो शो नहीं कर रहा है। यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में भी किसी किस्म का शो जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट भी वो भी कम होती जा रही है। बाइडन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ये हालात साबित हो सकते हैं अगर फर्ज करें वो ईरान का साथ देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन जो है वो सर पे हैं इनके। इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 14 अप्रैल को जो है वो एक यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें हमेशा की तरह कोई मतलब ख़ास स्टेटमेंट इशू नहीं की गई, क्योंकि एक डिवीजन जब सामने आई थी वही पहले की तरह ईरान और इसराइल ने आपस में उनके जो जितने भी सफारतकार उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की, जबकि यूएस हमेशा की तरह उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो ईरान को ही मुरत इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। लेकिन जिससे एक जो एक काबिल कदर बात जो सामने आई है कि तमाम जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे काउंसिल के, सब ने ही इस सारे रिटेलिटरी एक्शन को रेस्ट्रेन करने के लिए रोकने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा, जो सिक्योरिटी जनरल हैं सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, उन्होंने भी डीएस्केलेशन के ऊपर जोर दिया है कि कोई भी इस तरह का जो है रियल डेंजर जो है वो फुल स्केल कन्फ्लिक्ट की सूरत में सामने आ सकता है। तो जो भी गवर्नमेंट जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रही है वहाँ पे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि जो उनकी डेटर्स थी उसको पहले की तरह उनकी जो एक इमेज बना हुआ था कि वो पावरफुल हैं, वो दोबारा से बहाल किस तरह किया जाए उसके लिए उनको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा उनकी अपनी पोजीशन जो है वो मज़ीद जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, और उनके अपने जो लोग हैं उनसे उनकी तरफ से उन पर काफ़ी प्रेशर है इसके लिए। तो इनके इसी किसी किस्म के एस्केलेटरी जो है एक्शन उसको रोकने के लिए यूएस ने इस ईरान के ऊपर वो ड्रोन मैन्युफैक्चर के ऊपर बहुत से सैंक्शन लगा दिए हैं ताकि उसकी मिलिट्री कैपेसिटी को कम किया जा सके। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी इसी को फॉलो किया है, और यूरोपियन यूनियन ने भी उस पर नई पाबंदियाँ लगाने के लिए इशारा दिया है। अच्छा, जो है लेकिन ये कोई भी है जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, इसराइली लीडरशिप को किसी भी किस्म का मिलिट्री अटैक जो ईरान के ऊपर उससे वो नहीं रोक नहीं पाएंगे। तो यूएस की तरफ से जितने भी इनको मतलब अर्जिंग्स हो रही हैं, इनको कह लें कि अपील्स की जा रही हैं, तो उसका भी कोई ख़ास जो है वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा।
लेकिन जो इससे एक सामने वाला चीज़ नज़र आती है कि इसराइल जो है वो अभी इसी पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट एक्शन ले। ईरानियन ऑफिशियल्स ने भी वो भी आगे से कोई रिटेलिएटरी एक्शन का कोई नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने इसको कहा है कि एक नॉन अटैक था जिसका कोई मतलब वो इसको कोई रिस्पॉन्ड करना कोई ज़रूरी नहीं समझते। तो यहाँ पे थोड़ी सी होप ये हो सकती है कि ये सारा मामला जो है वो कूल डाउन हो जाए। अंटोनियो गुतेरेस ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन, वो एक मतलब अनथिंकेबल सिचुएशन का सामना कर सकते हैं उसकी वजह से दोनों कंट्रीज। उसकी वजह से ना सिर्फ ईरान और इसराइल को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया जो है इसका एक उसके ऊपर एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट इसका होगा। ये जो ख़तरा है ये तब तक नहीं टलेगा जब तक गजा के अंदर जो वार है वो रुक नहीं जाती। अब देख लें वहाँ पे तकरीबन 34,000 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं पैलेस्टीनियन, और 76,000 जो वो इंजर्ड हैं में इसराइली इसकी मिलिट्री ऑनस्लॉट की वजह से। इवन के जो है रमज़ान के दौरान भी उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए जो ईरान इसराइल ने वहाँ पे सीज फायर को नहीं किया, सीज फायर नहीं की है। इवन वो ह्यूमैनिटी को भी नहीं मान रहे कि वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई जा रही है उसको भी वो रोक रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जो एक टॉक्स चल रही थी कायरो में वो भी सीज हो गई हैं, मतलब वो भी नहीं चल रही आगे। इसके अलावा कतर जो है वो मीडिएटिंग कर रहा था, मसालियाती अमल करवा रहा था इजिप्ट और यूएस के साथ मिलके, दोनों मतलब गजा सॉरी हमास और इसराइल के दरमियान में। तो वो भी अपने इससे रोल से जो है वो ड्रा बैक कर रहा है, पीछे हट रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर मेन पावर्स को अब इसमें जो है वो रोल प्ले करना पड़ेगा, वरना ये जो एक कन्फ्लिक्ट है रीजनल कन्फ्लिक्ट की सूरत अख्तियार कर जाएगा। उन्हें इसराइल को जो है गजा के अंदर वार जो है उसे रोकने के लिए उनको फोर्स करना पड़ेगा, वरना ये सिचुएशन जो है मज़ीद डेंजरस हो सकती है। मुकदमे की तरफ आते हैं। ऑस्टेंसिबिलिटी होता है कि फ्रॉम अपीयरेंसेस अलोन, ऑस्टेंसिबिलिटी होता है ज़ाहरी तौर पे, मतलब जो ज़ाहरी सूरत हाल है उससे सिर्फ शो करना किसी चीज़ को। रिसीड होता है पुल बैक, मूव अवे, बैकवर्ड, रोक जाना। मिस रीड होता है मिसअंडरस्टैंड करना, मिस इंटरप्रीट करना। डिसवेड होता है रोकना, टर्न अवे फ्रॉम बाय परसुएशन। इंडक्टेंस होता है कम्युनिकेशन दैट मेक्स यू अफ्रेड टू ट्राई समथिंग। राइट ऑन 3 इम्पैक्ट्स ऑफ रिटेलिएशन इन मिडिल ईस्ट। जो रिटेलिएशन हो रही है इसका मिडिल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो लिखिए।